हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए डायन का श्राप पार्ट 3 लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी में आगे। अगर आपने डायन का श्राप का पिछला भाग सुना होगा तो आपको टीना, राजवीर और उसकी माँ शक्ति के बारे में सब कुछ पता ही होगा। और ये भी पता होगा कि टीना राजवीर के घर कैसे आई और वहाँ पर उसके साथ क्या क्या हुआ। लेकिन फिर भी आपके मन में बहुत से सवाल भी होंगे, जैसे कि वो पेंटिंग किसकी थी और पेंटिंग्स में बनी सभी औरतें सिर्फ लाल साड़ी में ही क्यों थी, और वो अधूरी सी लगने की वाली औरत टीना से क्या कहना चाहती थी। इनके अलावा भी बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब जानने का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको और इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आज डायन का श्राप पार्ट 3 अमावस की रात में बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो बिना देरी किए इस कहानी को आगे शुरू करते हैं। और अगर आपने पिछले 2 भाग नहीं सुने हैं तो पहले उसे सुन ले, वरना आपको ये आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। राजवीर के जाने के बाद और आईने में उस अधूरे अक्स से बात करने के बाद दुल्हन बनी टीना बिस्तर पर बैठ गई। कुछ देर पहले राजवीर की बातों से अपनी परेशानी भूल जाने वाली टीना के मन में फिर से बहुत सारे सवाल आने लगे। उस औरत की बातों ने टीना को फिर से दो राह पर लाकर खड़ा कर दिया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे क्या ना करे। वो डर भी बहुत रही थी। उस समय खुद को बहुत से उलझे सवालों के घेरे में खड़ा कर चुकी टीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। वो उस समय खुद में ही बुरी तरह उलझ चुकी थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कमरे के बाहर कुछ चल रहा है। उसे किसी तरह की खटपट की आवाज़ सुनाई दे। वो आवाज़ वैसी ही थी जैसे उसने पूरी रात सुनी थी, लेकिन वो खुद में ही उलझी हुई थी, जिस वजह से उसने उस आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। भले ही उस वक्त टीना बहुत परेशान थी, लेकिन उसे एक बात की खुशी भी थी कि उसका प्यार राजवीर फिर से उसे प्यार करने लगा था और उसकी बेरुखी सिर्फ इम्तिहान लेने के लिए ही थी। जैसे ही उसके मन में ख्याल आया, वो अपनी सारी परेशानियां भूल गई और शादी के बाद ज़िंदगी कैसी होगी उसके बारे में सोचने लगी। दुल्हन बनी बैठी टीना के लिए उस वक्त एक एक सेकंड भी एक एक घंटे के बराबर लग रहा था, क्योंकि वो राजवीर के साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए बेताब हुई जा रही थी। लेकिन उसके तैयार होने के 2 घंटों बाद भी किसी का अता पता नहीं था। दोपहर के 2 बज चुके थे और उसने नाश्ता भी नहीं किया था, जिस वजह से वो बहुत भूखी भी थी। लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो कमरे से बाहर गई और उसकी होने वाली सास को पता चल गया तो वो कहीं हंगामा न कर दे। और उसे ये भी तो नहीं पता था कि डाइनिंग हॉल में खाना मिलेगा भी कि नहीं, जिस वजह से भूखी प्यासी टीना अपने कमरे में ही बैठी राजवीर के आने का इंतज़ार करने लगी। लगभग 1 घंटा और बीत जाने के बाद भी जब उसके पास कोई नहीं आया तो उसके सब्र का बांध टूट गया और वो खुद बाहर जाने का फैसला करती है। जैसे ही वो बिस्तर से उठकर खड़ी हुई, उसे किसी की हंसी सुनाई दी और कमरे के बाहर से आती बहुत सी औरतों की बात करने की आवाज़ भी उसने सुनी। वो औरतें आपस में बातें कर रही थी कि आज फिर से एक मासूम की ज़िंदगी के सफ़र का दर्दनाक अंत होगा, वो भी एक डायन के श्राप के कारण। तो क्या हुआ? हम मासूम नहीं थी क्या? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमें बलि का बकरा बनाया गया था? जैसे हमारे साथ हुआ है वैसा ही सबके साथ होना चाहिए। नहीं, ये गलत है। इस प्रथा का अंत होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि जैसा हमारे साथ हुआ वो सभी के साथ भी हो। अगर इस प्रथा को न रोका गया और उस श्राप को न तोड़ा गया तो सदियों तक ऐसा ही चलता रहेगा और हर साल एक मासूम की इसी रात ऐसे ही उसकी बलि चढ़ती रहेगी। ये सब बातें सुनकर टीना ने जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर देखने की कोशिश की कि कौन इस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन जैसे ही टीना ने बाहर देखा तो वहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसे दिखाई दी तो सिर्फ हवेली की रौनक और वहाँ की चमक, विलासिता, भव्यता।
टीना वो सब देखकर बहुत हैरान हो गई, क्योंकि रात में जब वो खाना खाकर अपने कमरे में वापस आ रही थी तब तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर उसे याद आया कि रात भर जो उसे खटपट सुनाई दे रही थी और अभी थोड़ी देर पहले भी खटपट सुनाई दे रही थी, जिसके बाद वो समझ गई कि आवाज़ क्यों आ रही थी। हवेली में रात भर साफ सफाई चल रही थी। हवेली की भव्यता देखकर टीना की आंखें फटी की फटी रह गई। तभी उसकी नज़र हवेली की दीवारों पर पड़ी, जहाँ पर एक भी पेंटिंग नहीं थी। दीवारें पूरी तरह साफ थी, यहाँ तक कि उसके कमरे के बाहर वाली दीवार पर लगी वो बड़ी वाली पेंटिंग भी नहीं थी। टीना हवेली की भव्यता देखते हुए अपने कमरे से काफ़ी दूर तक चली गई थी। वो शायद हवेली का दूसरा कोना था। अपने सामने दीवार देखकर वो वापस कमरे की तरफ आने लगी। तभी उसे वहीं पर नीचे तहखाने की तरफ जाती हुई सीढ़ियाँ दिखाई दी। सीढ़ियाँ देखकर टीना का मन तहखाने में जाकर देखने का हुआ कि आखिर वहाँ पर क्या है। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर उसकी तरफ जाने लगी। जैसे जैसे वो सीढ़ियों के पास पहुँच रही थी वैसे वैसे उसे तहखाने से आती हुई आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ें किसी आदमी की थी, जो अपनी भारी और कड़क आवाज़ में नौकरों को काम करने के लिए कह रहा था। वो आदमी कोई और नहीं, राजवीर का पिता महावीर था। टीना ने पिछले 6 दिनों में कभी भी महावीर को बोलते हुए नहीं सुना था, जिस वजह से उसे नहीं पता था कि उसकी आवाज़ कैसी है। नौकरों को हुक्म देती आवाज़ सुनकर टीना और ज़्यादा उत्सुक हो गई। तहखाने में क्या हो रहा है वो देखने के लिए वो जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंची और तहखाने में जाने के लिए उसने अपना पहला कदम नीचे की तरफ जाती हुई सीढ़ियों पर रखा, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया और वो पीछे जा गिर पड़ी। जिसके बाद उसे गुस्से से भरी किसी औरत की आवाज़ भी सुनाई दी। तू अभी वहाँ कहाँ जा रही है? अभी वहाँ जाने के लिए तुझे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इस बार भी टीना को सिर्फ आवाज़ ही सुनाई दी, उसे दिखाई कोई भी नहीं दिया। आवाज़ सुनकर वो डर गई और अपने कमरे की तरफ भागी। लेकिन वो हवेली इतनी बड़ी थी, जिस गलियारे से वो आई थी वहाँ से बहुत से गलियारे दाएं और बाएं तरफ जाते थे, जिस वजह से वो भूल गई कि उसका कमरा किस तरफ है। भले ही वो अपने कमरे की तरफ जाने का रास्ता भूल गई थी, लेकिन डरी और सहमी भागी जा रही थी। शायद उस समय हवेली में कोई भी नहीं था, क्योंकि जब वो भाग रही थी तब उसे कोई भी नहीं दिखा था। वो उस समय सिर्फ उस आवाज़ के बारे में सोच रही थी, जिस वजह से उसने ये सोचा ही नहीं कि इतनी बड़ी हवेली को रातों रात साफ़ करने के लिए बहुत सारे नौकर लगे होंगे और थोड़ी देर पहले तक भी शायद काम ही कर रहे थे। लेकिन वो अभी इस समय कहाँ चले गए? टीना ने जो लहंगा पहना हुआ था वो बहुत ही भारी था, जिस वजह से भागते हुए वो बहुत ज़्यादा थक गई थी और बेतहाशा हाँफ भी रही थी। उसकी हाँफने की आवाज़ पूरे गलियारे में गूंज रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने पूरा श्रृंगार भी किया हुआ था, चूड़ी और पायल भी पहनी हुई थी, जिनकी छन छन और खन खन भी गलियारे में गूंज रही थी। वो आवाज़ सत्तू ने सुन ली और वो समझ गया कि टीना डर कर भाग रही है। वो भी उस आवाज़ की तरफ भागने लगा। भले ही वो बूढ़ा था, लेकिन वो हट्टा कट्टा था। वो टीना से तेज़ भाग रहा था। कुछ ही दूरी पर उसने टीना को भागते हुए देख लिया और उसे रोकने के लिए पीछे से आवाज़ भी लगाई, लेकिन टीना वो आवाज़ सुनकर रुकने की बजाय डर कर और तेज़ भागने की कोशिश करने लगी। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी और उसके पैर जवाब दे चुके थे, जिस वजह से वो चाह कर भी और तेज़ नहीं भाग पा रही थी। वो भूखी भी तो थी, उसने सुबह से कुछ खाया भी तो नहीं था। भागते भागते टीना इतना ज़्यादा थक चुकी थी, उसे चक्कर आया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे जब होश आया तो उसने खुद को अपने कमरे में पाया। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसके बगल से उसका हाथ पकड़े हुए राजवीर बैठा हुआ था। होश में आने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा डरी और घबराई हुई थी। उसने हड़बड़ाहट में वो सब कुछ बताने की कोशिश की जो उसने कुछ देर पहले सुना था, लेकिन राजवीर ने उसकी बात सुनने से पहले उसे पानी पिलाकर उसे शांत किया और फिर उसकी पूरी बात सुनी। उसकी बात सुनने के बाद उसने बताया कि सत्तू काका ने तुम्हें भागते हुए देखा था और वो तुम्हारे पीछे भागने लगे थे, और जैसे ही तुम बेहोश होकर गिरी वो तुम्हें उठाकर तुम्हारे कमरे में ले आए और मुझे तुम्हारे बारे में बताया। राजवीर की बात सुनने के बाद
टीना ने उससे कहा, इस हवेली में कोई है जो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। वो मुझसे कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता। मैंने बहुत बार उसकी आवाज़ सुनी है और उसे देखा भी है, आईने में खुद के चेहरे की जगह। वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत है। वो जब भी मेरे सामने आ जाती है शादी के लाल जोड़े में ही आती है और पूरा श्रृंगार किए रहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने इस वक्त किया हुआ है। वो औरत भले ही पूरे श्रृंगार में रहती है लेकिन फिर भी उसमें कुछ अधूरा सा लगता है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि उसमें क्या अधूरा है। लेकिन वो औरत है बहुत ही खूबसूरत। वो बिल्कुल अप्सरा जैसी लगती है जिसे देवताओं ने खुद ज़मीन पर उतारा है। टीना जब उस औरत के बारे में बता रही थी तब राजवीर की आंखों में आंसू थे। टीना की बात पूरी सुन लेने के बाद उसने बोलना शुरू किया, जो औरत तुम्हें दिखाई देती है वो कोई और नहीं बल्कि मेरी परदादी है, जिनकी मौत इसी हवेली में हुई थी और उनकी रूह आज भी भटक रही है। वो सिर्फ हमारे ख़ानदान के लोगों को ही दिखाई देती थी। अगर वो तुम्हें भी दिखाई दे रही है तो इसका मतलब उन्होंने तुम्हें इस ख़ानदान की बहू मान लिया है। इतना कहकर उसने टीना को गले से लगा लिया। टीना ने राजवीर से उन आवाज़ों के बारे में बताने की कोशिश की जो उसने सुबह सुनी थी, लेकिन इस बार उसने उसकी बात नहीं सुनी और उसे चुप करवा दिया। उस समय शाम के 5 बज रहे थे। तभी कमरे में सत्तू आया और बोला, छोटे मालिक, शादी का समय हो रहा है। मालिक ने आपको तैयार होने को कहा है। जिसके बाद राजवीर उसके साथ चला गया। टीना ने उसे रोक कर कुछ कहना चाहा लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी। टीना को अपने एक सवाल का जवाब तो मिल गया था कि उससे दिखाई देने वाली रूह किसकी है, लेकिन फिर भी उसके मन में और भी बहुत से सवाल घूम रहे थे जिनके जवाब मिलना बाकी थे। लेकिन उस वक्त वो उसके बारे में नहीं सोच रही थी बल्कि अपनी होने वाली शादी के बारे में सोच रही थी। और हाँ, खाने के बारे में भी, क्योंकि उसने उस दिन सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, जिस वजह से बहुत भूखी भी थी। खाने के बारे में सोचते हुए वो सोचने लगी कि आज शादी है तो बहुत सारे शाही पकवान बने होंगे, आज मैं पेट भर कर खाऊंगी। फिर उसके दिमाग में आया कि आज भी अगर पहले की तरह ही खिचड़ी खाने को दी गई और वो भी सिर्फ एक बार, तो वो तो भूखी मर जाएगी, क्योंकि वो पिछले 6 दिनों से आधा पेट खाना खाकर पहले ही दुबली हो चुकी थी। सुबह से दुल्हन बनी टीना शादी के लिए इतनी खुश थी कि वो ये नहीं सोच पाई कि अगर शादी शाम को है तो फिर उसे सुबह से ही दुल्हन क्यों बनने को कहा था, उसे सुबह से खाने को क्यों नहीं दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने तो राजवीर की बातों को भी बिना जाने माने सच्चाई मान लिया और उनके बारे में कुछ सोचते ही सच मान लिया था, क्योंकि वो उसकी दादी की आत्मा थी और उसे अपनी बहू मान लिया था अगर, तो उसे देखकर रोती क्यों थी और उससे हमेशा गुस्से में क्यों बातें करती थी। टीना इन सब बातों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी। वो तो सिर्फ अपनी शादी के बारे में सोच कर खुश हुई जा रही थी और बार बार घड़ी देख रही थी कि राजवीर के साथ 7 फेरे लेने के लिए उससे एक पल का भी इंतज़ार नहीं हो रहा था। वो जितना खुश थी उतना ही घबराई हुई थी। पिछले 6 दिनों में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उन बातों के बारे में सोचकर, लेकिन उसकी खुशी उसकी घबराहट से ज़्यादा थी। वो तो अपनी ज़िंदगी राजवीर के साथ जीने भी लगी थी। लाल जोड़ा पहनकर सज धज कर बैठी टीना बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी कि कोई आए और उसे शादी के मंडप तक ले जाए। जैसे ही 6 बजे वैसे ही दरवाज़ा खुला और राजवीर कमरे के अंदर आया। राजवीर को देखकर टीना बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी ज़िंदगी के सबसे बड़े दुख, दर्द और परेशानी में बदलने वाली थी। उसे पता ही नहीं था, या फिर शायद वो रात उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी, क्योंकि उसने सिर्फ अच्छे के बारे में ही सोचा था कि उसके साथ अच्छा क्या क्या हो सकता है, उसके साथ बुरा क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में उसने सोचा ही नहीं था। राजवीर ने टीना का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ उसी तहखाने में ले गया जहाँ जाने से उसे उस रूह ने रोका था। वहाँ पहुँचते ही टीना ने जो कुछ भी देखा
उससे उसकी रूह कांप गई, क्योंकि तहखाने के अंदर न तो शादी का मंडप था और ना ही वहाँ की सजावट, और वहाँ रखे सामान को देखकर लग रहा था कि वहाँ पर किसी की शादी होने वाली है। टीना ने वहाँ देखा कि वहाँ किसी बहुत बड़े तांत्रिक साधना की तैयारी की गई है। कमरे के बीचों बीच एक हवन कुंड है, जिसके चारों तरफ हल्दी और कुमकुम से गोला बना हुआ है, जिसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ मंत्र पढ़कर हवन कर रहा है। उस गोल घेरे के अंदर भी बहुत सामान रखा हुआ था, लेकिन वहाँ रखी खोपड़ी पर टीना की नज़र पड़ी तो वो समझ गई कि यहाँ कोई बहुत बड़ी तांत्रिक साधना होने वाली है। सिर्फ इतना ही नहीं, दीवारों में लगी वो पेंटिंग्स जिन्हें रात में निकाला गया था, वो सब भी तहखाने में लगी हुई थी। वो सब कुछ देखकर टीना ने वहाँ से वापस जाने की कोशिश की, लेकिन राजवीर ने उनका हाथ ज़बरदस्ती कसकर पकड़ा हुआ था, जिस वजह से अपना हाथ छुड़ाकर नहीं जा पाई। राजवीर समझ चुका था कि टीना उसका हाथ छुड़ाकर जाना चाहती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोला और उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उसे उस तहखाने के कोने में ले गया। वहाँ पर राजवीर की माँ और उसके पिता पहले से ही बैठे हुए थे। उसने टीना को भी उनके बगल में बिठा दिया और खुद भी उसके बगल में बैठ गया। तहखाने का माहौल देखकर टीना समझ गई थी कुछ बहुत भयानक होने वाला है, क्योंकि अमावस की रात थी और तहखाने में तंत्र विद्या होने वाली इंतज़ाम लग रहे थे और वहाँ का माहौल भी वैसा ही था। टीना ने राजवीर से उसके बारे में पूछा, लेकिन उसने उसे ये कहकर शांत कर दिया कि ये उसके घर का एक रिवाज है जिन्हें हर लड़की को पूरा करना पड़ता है, और वो लड़की रिवाज पूरे नहीं कर पाती वो हमारे खानदान की बहू नहीं बन सकती। भले ही राजवीर ने टीना से ये कहा था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि उसने तंत्र विद्या से जुड़ी बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई थी, जिनमें इंसानों की बलि से लेकर जानवरों की बलि और उनसे होने वाली सफल तंत्र क्रियाओं के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। उसने ये भी पढ़ा हुआ था कि नई दुल्हन की बलि और कब दी जाती है, उससे क्या लाभ होता है। वहाँ पर सिर्फ टीना ही थी जो दुल्हन के लाल जोड़े में थी। उसे अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था। टीना का मन वहाँ से किसी भी तरह भागने को हो रहा था, लेकिन वो नहीं भाग सकती थी, क्योंकि जैसे ही उसने राजवीर उसे तहखाने के अंदर ले आया था, वैसे ही तहखाने का दरवाज़ा बंद कर दिया गया था। उन चारों लोगों के बैठ जाने के बाद सत्तू ने उन चारों के लिए थालियाँ लगाई और पहले की तरह ही एक थाली और लगाई। जब से टीना हवेली में आई थी ये सब हो रहा है तब से, इसीलिए वो उसके बारे में जानती थी और उसके बाद क्या होगा उसके बारे में भी वो जानती थी। चारों थाली लगा देने के बाद सत्तू ने सब में खिचड़ी परोसी, लेकिन उस शाम पिछले 6 दिनों से अलग हुआ। उसने उस अलग थाली में भी खिचड़ी ही परोस दी। वो अलग इसलिए था क्योंकि पिछले 6 दिनों से टीना देखती आई थी कि उस अलग से परोसी गई थाली में खिचड़ी की जगह अलग अलग खाना परोसा जाता था। भले ही टीना दिन भर से भूखी थी, लेकिन तहखाने का माहौल देखकर उसकी भूख मर गई थी। उसे भीतर से आवाज़ आ रही थी कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, जो उसे बहुत ही ज़्यादा डरा रही थी, और उस डर के कारण उसकी भूख पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी। वो तो बस किसी भी तरह वहाँ से निकलना चाहती थी। खिचड़ी परस जाने के बाद टीना के अलावा बाकी के 3 लोग खाने लगे, लेकिन वो इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि उसका ध्यान खुद की थाली की बजाय उस थाली पर था जो अलग से परोसी गई थी, क्योंकि जानती थी कि उस अलग से परोसी गई थाली का मतलब क्या है और क्या होने वाला है। भले ही टीना ये जानती थी कि अलग से परोसी गई थाली का मतलब क्या है और उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन ये नहीं जानती थी कि जो कुछ भी होगा वो पिछले 6 दिनों से बिल्कुल अलग होगा। ये देख कर कि टीना खिचड़ी नहीं खा रही, उसका ध्यान कहीं और है, शक्ति ने उसे जल्दी से खिचड़ी खाने को कहा, लेकिन इस बार पहले की तरह उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं था बल्कि प्यार था। शक्ति की बात सुनकर टीना ने ना चाहते हुए भी खाना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही टीना ने पहला निवाला खाया
उसे अपने सामने से एक परछाई निकलती हुई महसूस हुई, लेकिन उससे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे इस तरह अपने सामने से परछाई निकलती हुई महसूस होने की आदत हो चुकी थी। ये सब उसके साथ पिछले 6 दिनों से हो रहा था। टीना धीरे धीरे खिचड़ी खा रही थी, क्योंकि वो अंदर से बहुत ज़्यादा घबराई और डरी हुई थी कि न जाने आज क्या होगा। तभी उसे किसी की ज़ोर ज़ोर से मुंह चलाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ ऐसी थी मानो कोई जल्दी जल्दी मुंह चलाकर खाना खा रहा है। टीना उस वक्त किसी और ही ख्याल में थी, इसीलिए उसने देखने की कोशिश नहीं की और इस तरह कोई खा रहा है और वो कौन है। लेकिन तभी उसे आवाज़ आई, जल्दी जल्दी खा, पूरी रात का समय नहीं है जो तू इस तरह धीरे धीरे खा रही है। वो आवाज़ इतनी गुस्से से भरी हुई और डरावनी थी कि टीना यह देखने को मजबूर हो गई कि वो कौन है जो इस तरह से बोल रहा है। उसने अपने सामने देखा तो जो अलग से थाली परोसी गई थी उसके पास में एक औरत बैठकर खा रही है। उसने भी ठीक उसी तरह लाल साड़ी पहनी हुई है और गहने भी ठीक वैसे ही पहने हुए हैं जैसे उसने पहने हैं। उसका पहनावा और गहने देखकर टीना को थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि राजवीर से उसकी शादी होने वाली थी तो वो दुल्हन की तरह तैयार हुई, लेकिन वो औरत क्यों दुल्हन बनी, और अगर बनी है तो ये यहाँ क्या कर रही है। राजवीर के अलावा कोई और तो है नहीं जिसकी शादी होने वाली है। टीना जब से राजवीर के साथ उसकी हवेली में रहने आई थी तब से उसके साथ इतना कुछ घट चुका था कि अब कुछ भी देखकर हैरानी नहीं होती थी। और वो ये भी जानती थी कि अगर वो उस बारे में राजवीर से पूछेगी तो एक ही बात कहेगा वो कि ये उसके ख़ानदान की परंपरा है, क्योंकि राजवीर टीना के सभी सवालों का यही जवाब देता था। टीना ने अपना ध्यान उस औरत से हटाया और खिचड़ी खाने लगी। तभी उसे उस औरत के रोने की आवाज़ आने लगी, जो सिसकियाँ ले लेकर रो रही थी। जिसके बाद उसका ध्यान उसकी तरफ गया तो डर के मारे उसके हाथ से निवाला छूट गया। वो औरत कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसका अक्स उसे अक्सर दिखाई देता था, और उसकी पेंटिंग भी हवेली में लगी हुई थी। टीना डर के मारे कांप रही थी। उसके दिमाग में काम करना बंद कर दिया था, फिर भी उसकी नज़र उस औरत से हट नहीं रही थी। लेकिन तभी उसे याद आया कि राजवीर ने तो उसके बारे में उसे बताया था, वो उसकी परदादी है। तो भी फंस गई बाकियों की तरह। अभी तेरी उम्र नहीं है मरने की। मैंने तुझे कितनी बार कहने की कोशिश भी की लेकिन कह नहीं पाई। अब तू भी मरेगी बाकियों की तरह, लेकिन तेरी मौत दर्दनाक नहीं होगी, बल्कि तुझे तो पता भी नहीं चलेगा कि तू कब मर गई। राजवीर की बातों के बारे में सोचते हुए टीना को एक दर्द भारी आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ टीना, तुम इस तरह चिल्ला क्यों रही हो। टीना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी थी। तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं मर जाऊंगी, टीना ने चीखते हुए कहा। तो राजवीर के माता पिता और राजवीर टीना को शांत कराने लगे। तुम मत चिल्लाओ, क्यों चिल्ला रही हो इतना, जल्दी से खाना खाओ, फिर शादी की तैयारियां भी करनी है, बहुत सारी रस्में हैं, उनमें वक्त लगेगा, शक्ति बोली। लेकिन शादी किसकी, शादी मुझे नहीं करनी है। मैं जब से इस हवेली में आई हूँ तब से मेरे साथ कुछ अजीब और डरावना हो रहा है। सिर्फ 6 दिनों में मेरे साथ इतना कुछ हो चुका है। अगर मैंने इस घर से रिश्ता जोड़ लिया तो मेरे साथ ज़िंदगी भर न जाने क्या क्या होगा। क्या पता मैं ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा रह भी पाऊँगी कि नहीं। टीना ने यह सब इतने गुस्से में कहा कि जैसे वो अपने मन की भड़ास निकाल रही हो और रोने लगी। टीना को चुप करवाने के लिए शक्ति ने उसे अपने सीने से लगा लिया और प्यार से बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उससे तुम बहुत ज़्यादा डरी हुई हो, लेकिन मेरे साथ भी ये सब हो चुका है। मैं भी तुम्हारी तरह डर चुकी हूँ, लेकिन ये इस ख़ानदान की परंपरा का एक हिस्सा है, रिवाज है, जिसे हर उस लड़की को पूरा करना पड़ता है जो इस ख़ानदान की बहू बनती है। तुम्हें भी इस रिवाज को निभाना पड़ेगा, न सिर्फ निभाना पड़ेगा बल्कि पूरा भी करना पड़ेगा। शक्ति के गले लगाने और उसकी बातों के बाद टीना थोड़ा शांत हुई और खिचड़ी खाई, जिसके बाद वो सब उठकर तहखाने के बीचों बीच वहाँ गए जहाँ तंत्र क्रिया की तैयारी की गई थी।
उन सभी के साथ वो औरत भी वहाँ आ गई जो टीना को दिखाई दे रही थी। लेकिन क्या वो सिर्फ टीना को ही दिखाई दे रही थी? उसे उसके अलावा कोई भी नहीं देख पा रहा था, या फिर बात कुछ और ही थी? ये जानने के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, और ये जानने के लिए भी इंतज़ार करना पड़ेगा कि तहखाने में तंत्र विद्या की तैयारी क्यों की गई थी, और क्या टीना की शादी राजवीर के साथ हो पाएगी, और अगर हो गई तो कैसे होगी। ये सब जानेंगे हम इस कहानी के अगले पार्ट में। ये कहानी आपको यहाँ तक कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ इस कहानी के अगले पार्ट के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।